नमस्कार दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार दिलचस्प कहानी है। कहानी का नाम है महाराज जिन। अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्हें कहानी सुनने में इंटरेस्ट है, और साथ ही लाइक करके। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुना आपने, सोसाइटी में 2 टाइम का खाना बनाने का काम वाली रुपए 6,000 मांग रही है, और खाना भी इतना बेकार कि खाने के बाद मन दुखी हो जाता है। इनके हाथों का बना हुआ खाना खा खा कर मेरा चेहरा और मेरी सेहत खराब होती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। दामिनी अपने पति राजेश से बोली। राजेश बोला, अरे अब कर भी क्या सकते हैं। तुम्हें खाना बनाने में जरा रुचि नहीं है तो बाहर से खाना मंगा कर खाओ या काम वाली से बनवाओ। दामिनी आज ही जाकर बोली, छोड़ो इन बातों को। आप तो ये बताओ कि आपको किसके हाथों का खाना पसंद था। राजेश मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे तो मेरी माँ के हाथों का खाना आज भी याद है। क्या स्वाद था उनके हाथों में। लौकी की सब्जी जो लोग खाते नहीं थे, वही माँ अगर बना देती थी तो हम सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। ये बात तो आप सही कही। दामिनी ने भी हाँ भी भरी। बोली, मैंने भी मम्मी जी के हाथों का बना हुआ खाना खाया है, बहुत स्वादिष्ट था। आपको आपकी माँ की याद नहीं आती? या उनके हाथों के बने हुए खाने का स्वाद लेने का मन नहीं करता? अरे ये कैसी बातें कर रही हो। राजेश बोला, माँ की याद किसको नहीं आती। पर अब क्या कर सकते हैं, माँ की उम्र हो गई है, अब उनसे ये सब कहाँ हो पाएगा। जब तक दीदी थी पूरा घर भरा रहता था। दीदी की शादी के बाद कुछ साल में माँ के साथ रहा, फिर पढ़ने के लिए बाहर चला गया और नौकरी लग गई। उसके बाद मैं घर में रहा ही कहाँ। दामिनी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। बोली, आपको मम्मी जी की चिंता नहीं होती? वो दोनों वहाँ अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करते होंगे। हमारा भी तो उनके प्रति कुछ फर्ज बनता है। अरे अब क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा दोनों वहाँ रहते हैं। एक दूसरे के बिना इस उम्र में वे अलग रह भी नहीं सकते हैं। हम उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते। दामिनी ने सुझाया, उनको अलग क्यों करेंगे हम। ऐसा करते हैं, मम्मी पापा को यहाँ बुला लेते हैं। आपको माँ के हाथ का खाना भी मिल जाया करेगा और हमारा घर भी भरा भरा रहेगा। यहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, वो लोग रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। दीदी भी उनकी वजह से यहाँ आती जाती रहेगी। राजेश मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर बोला, तुम कितना अच्छा सोचती हो। तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे माता पिता के बारे में इतना कुछ सोच रही हो। एक बार माँ से पूछ कर देख लेना, अगर वो मान गए तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा भला। दामिनी ने अगले दिन अपनी माँ को इस योजना के बारे में बताया। उसकी माँ बोली, ये तो तूने दामिनी बहुत अच्छा किया। तेरी सास तेरे घर में रहेगी तो तू फ्री होकर रह पाएगी। याद नहीं, तुम्हारी दादी घर का सब काम संभालती थी। मैं बस उन्हें कह देती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। दोनों माँ बेटी ने योजना बना ली और दामिनी ने उस पर अमल शुरू कर दिया। रविवार का दिन था। राजेश कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर गया था। दामिनी ने अपनी सास ममता जी को फोन किया। ममता जी बेटे बहू का हालचाल पूछती रहती थी। जब उन्होंने उस दिन भी पूछ लिया तो दामिनी बोली, अब क्या बताऊं मम्मी जी, काम वाले के हाथ का खाना खा खाकर इनकी तो तबीयत ही हर समय गड़बड़ रहती है। मैं भी क्या कर सकती हूँ। एक तो इतने पैसे लेती है, ऊपर से खाना भी बेकार बनाती है। हमारी तो आधी सैलरी दवाइयों में ही चली जाती है। बेटे की बिगड़ी तबीयत के बारे में सुनकर ममता जी बहुत चिंतित हो गई। अपने पति मोहन जी को उन्होंने सारी बात बताई। तब मोहन जी बोले, भावना में आकर कोई गलत कदम मत उठाओ। तुम्हारा बेटा अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। नई पीढ़ियों को पुरानी पीढ़ियों के साथ सामंजस्य बैठाने में आजकल बहुत परेशानी होती है। पर माँ के दिल को कौन समझाए। वो नहीं मानी और सारी बात अपनी बेटी रचना को बतलाई। अगले दिन ममता जी की बेटी रचना का फोन आया। ममता जी ने सारी बात बताई। तब रचना बोली, माँ मैं राजेश की पत्नी के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, पर मैं आपको वहाँ जाने से मना नहीं करूँगी। वो दोनों नौकरी करते हैं तो ये समस्या तो आती ही रहेगी। अब आपकी भी उम्र हो गई है, अब इतना भागदौड़ आपके लिए भी अच्छा नहीं है। फिर भी आपकी इच्छा है तो एक बार जाकर मिल आइए।
फिर मोहन जी ने 4 दिन के बाद का टिकट कटवाया। दोनों 4 दिन बाद बेटे बहू के पास पहुंचे। उस रोज तो दामिनी ने कामवाली से उनके लिए खाना बनवाया और जानबूझकर उसमें तेल और मसाला ज्यादा डाला, जिससे खाना खाते ही ममता जी बोली, अब बस, कल से तुम लोग ये खाना नहीं खाओगे, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। दामिनी को मौका मिल गया। उसने तुरंत ही खाना बनाने वाली को काम से निकाल दिया। बस सब्जी काटने के लिए एक काम वाली को रख लिया। अब रोज ही ममता जी उन लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने लगी और दामिनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त आराम करने लगी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था। तकरीबन 20-25 दिन हो गए। एक रोज मोहन जी बोले, ममता, मेरे लिए चाय तो बना दो। दामिनी बोली, पापा जी, मम्मी जी हमारे लिए टिफिन बना रही है, आप थोड़ी देर बाद चाय पी लीजिएगा। मोहन जी ने उसे बोला, बहू, तुम्हारी सास रसोई में काम कर रही है तो तुम मेरे लिए चाय बना दो। अगर खाना बनाना सीखोगे नहीं तो कल को अपने बच्चों को कैसे खिलाओगी? तुम्हारे हाथों के खाने के लिए वो तो तरस जाएंगे। दामिनी ने मुंह बना लिया, बोली, पापा जी, मेरे मायके में बहुत सारे रसोइये हैं। मेरी माँ आज तक रसोई में नहीं गई तो मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? मुझे भी नहीं आता खाना बनाना। इतना कहकर मुंह बनाते हुए वो वहां से चली गई। मोहन बाबू सब देख रहे थे और समझ भी रहे थे। 1 घंटे के बाद जब ममता जी ने चाय बनाई और उन्हें देने आई तो वो बोले, ममता, कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल करो। बहू को सिखाने की जगह तुम उसकी आदत खराब कर रही हो। कब तक तुम यूं ही बना बना कर खिलाते रहोगी? तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है कि तुम मुझे 1 कप चाय बनाकर पिला सको। अभी तो राजेश ठीक ठाक है, उसकी तबीयत भी बढ़िया है। अब घर चलते हैं। ममता जी उनसे कहने लगी, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में मैं कोई माँ थकती है? और मुझे तो खाना बनाना बहुत पसंद भी है। तभी रचना का फोन आ गया। रचना माँ की आवाज़ सुनकर बोली, क्या बात है माँ, आप थकी थकी सी आवाज़ में बात कर रही हैं? अरे नहीं नहीं बेटी, अभी अभी तुम्हारे भैया भाभी को नाश्ता करवाया और टिफिन बना कर दिया है। तुम्हारे पापा नाराज हो रहे हैं कि मैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तुम उनसे बात करो। लो। मोहन जी ने बेटी को सारी बात बताई। तब रचना बोली, पापा, मैं माँ को पहले ही बोली थी कि दामिनी के स्वभाव से मैं खूब भली भांति परिचित हूँ। वो बस अपने आराम के लिए आपको वहाँ बुलाई है। माँ की उम्र है अब रसोई में काम करने की। अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो सोचिए, वहाँ माँ की सेवा करेगा कौन? मेरी बात मानिए, राजेश अब बिल्कुल ठीक है तो आप लोग वापस चले जाइए। मोहन जी विचार में पड़ गए कि कैसे बेटे से ये कहूँ कि अब तुम्हारे घर में हमारा जी नहीं लगता। इसे उधेड़-बुन में थे तब रचना ने एक रोज दामिनी को फोन किया और बोली, भाभी, माँ के हाथों का खाना खाकर आपको आपकी माँ की याद आ गई होगी। दामिनी ने मुंह बिचकाया, फिर बोली, नहीं दीदी, मुझे ऐसे भी रसोइयों के हाथों के खाने की आदत है। वो तो आपके भाई को मम्मी के हाथ के खाने की याद आती थी। वैसे मम्मी जी खाना बनाती है बहुत स्वादिष्ट, तो उनके खाने का स्वाद किसे याद नहीं रहेगा। माँ अच्छा खाना बनाती है, ये कहकर आपने रसोई से पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। रचना बोली, पर आपको क्या ये नहीं लगता कि माँ की अब उम्र नहीं रही रसोई में काम करने की? हमें है उनका ख्याल। दामिनी ने झटकार दिया उसको। बोली, आप चिंता मत कीजिए। आप कहती है आपको माँ का ख्याल है। अगर आपको माँ का ख्याल रहता तो आप अपनी खाना बनाने वाली को काम से नहीं निकालती। बच्चों को माँ के खाने का स्वाद पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो माँ को बुढ़ापे में भी रसोई की जिम्मेदारी सौंप दे। रचना ने उसको समझाने के हिसाब से कहा, माँ को तकलीफ होगी तो बेटी को तो दर्द होगा ही। रचना की बात सुनकर दामिनी बहुत नाराज हुई और अपना सारा गुस्सा उसने राजेश पर निकाला। राजेश सब कुछ सुनने के बाद ममता जी के पास गया और बोला, माँ, क्या आपको इस घर में तकलीफ हो रही है? दीदी ने तो दामिनी को फोन करके बहुत कुछ सुनाया है। क्यों, आपने कुछ बताया क्या उसको? सुनकर ममता जी चुप हो गई। तब मोहन जी बोले, सोचो बेटा, दूर बैठी बेटी को माँ की तकलीफ दिख गई और यहाँ बहू सास के खाने का स्वाद लेती रही, उसके घुटनों में सूजन और घुटनों का दर्द नहीं दिखा। तुम बस उसके खाने का स्वाद लेते रहे। अगर बहू सास का दर्द समझने लगे तो कोई भी बेटी क्यों माँ के लिए बोलेगी? दामिनी चिढ़ गई, बोली, पापा जी, मैंने कितनी बार मम्मी जी को कहा है कि आप बैठकर खाना बनाइए, पर वो है कि सुनती कहाँ है।
देखा बहू, यहाँ भी पहले तुमने अपनी समस्या का समाधान ढूंढा। मोहन जी कहने लगे। अपनी सास की तकलीफ नहीं देखी, तुमने सास को सास नहीं बावर्ची समझा है। यहाँ हमें बुलाने का तुम्हारा अभिप्राय क्या था वो तो मैं पहले ही दिन समझ गया था, पर क्या बोलूं, माँ का हृदय तो बस अपने बच्चे की तकलीफ देखता है। वही ममता को भी दिखा। राजेश बैठा हुआ चुपचाप सब सुन रहा था। मोहन जी उसकी तरफ मुखातिब होकर बोले, राजेश, तुम्हें माँ के खाने का स्वाद तो याद रहा, पर माँ की बीमारी याद नहीं रही कि उसे लगातार खड़े रहने से डॉक्टर ने मना किया हुआ है। मानता हूँ कि तुम्हारी माँ अच्छा खाना बनाती है, पर तुमने सोचा कि हम दो लोगों के लिए भी घर पर हमने खाना बनाने वाली रख रखी है, जिससे कि तुम्हारी माँ को आराम मिल सके। बेटा, तुम्हारी माँ तो वही है जो बढ़िया खाना बना बना कर तुमको खिलाती थी, पर अब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो चुकी है। इतना तो ख्याल रखो। तुम जितना अपनी पत्नी का ख्याल रखते हो, मुझे भी तो अपनी पत्नी का ध्यान रखना ही होगा। तो यही सोच कर कह रहा हूँ, अब 2 दिन के बाद हमारे जाने का टिकट कटवा दो। रात में ममता जी अपने पति से बोली, एक ही तो बेटा है हमारा, आपने इतना कुछ कह दिया। बहू बेटे को कहीं बुरा न लग जाए, वे नाराज न हो जाए। वो बोले, अगर जरा सा भी अपनी माँ का दर्द वो महसूस करता ना, तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा। अब इस मोह माया को छोड़ो ममता। बहुत दिन तुमने अपने हाथों से बनाकर खिला दिया बेटे को, अब करो अपना ख्याल और सो जाओ। 2 दिन के बाद ममता जी जाने लगी तो बेटे का चेहरा उदास था, जो कि ठीक ही था। मोहन जी बोले, बहू, एक बात याद रखना बेटी, जब माँ बच्चे को निवाला बनाकर मुंह में देती है तो उनका रिश्ता और गहरा होता जाता है। लोग पैसे कमा लेते हैं, रिश्ते कमाना भूल जाते हैं। रसोई का काम सीख लो, वरना कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे ये कहेंगे कि आज तक आपने हमें बनाकर कुछ खिलाया अपने हाथों से, जो आपके हाथों का स्वाद हम याद रखेंगे। इतना कहकर वो दामिनी को सुखी रहो कह के आशीर्वाद देकर दोनों ही निकल गए वहां से। उनके जाने के बाद दामिनी को फिर से रसोई के काम के लिए काम वाली रखनी ही पड़ी। राजेश बोला, इतने दिन माँ यहाँ रही, काश कि तुम उनसे कुछ सीख लेती। अब जाकर दामिनी को एहसास हुआ कि वाकई पैसे तो वो कमा रही है, पर 2 टाइम का खाना तक नहीं बनाकर खा पा रही है। धीरे धीरे अब उसने रसोई में रुचि लेना शुरू किया। अब वो रात का खाना खुद बनाती थी, जिससे कि दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे। जब ये बात ममता जी को पता चली तो वो बहुत खुश हुई। अब फोन करके बहू का वे हौसला बढ़ाती थी और कुछ नई नई रेसिपी जो बनाने में आसान हो उसे बताती भी थी। अब बीच बीच में वो दोनों बेटे बहू से मिलकर भी आने लगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी महाराजिन। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।